नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य की अगर बात करें तो आज कई सवाल सामने खड़े होते नजर आ रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर में अलगाववाद को हवा दे रही हैं? जो चिंगारियां अलगाववाद की राख के ढेर में हैं, कहीं उनको सुलगाने का प्रयास क्या कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उनका ये बयान सामने आया है। उन्होंने केंद्र को चेतावनी दी है कि अगर जल्दी ही स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को नहीं दिया गया तो लद्दाख जैसे हालात यहां उत्पन्न हो सकते हैं। और अगर कुछ इतिहास के कुछ समय के पन्ने पलट कर देखें, 13 जुलाई को जो तस्वीर योम शोहदा के दिन नजर आई थी कश्मीर में, और उसके बाद अभी ईद उल मिलादुन नबी के दिन हजरत दरगाह हजरत बल में जिस प्रकार जो एक प्लेक लगाया गया था जिस पर अशोक चिन्ह था, उसको तोड़ने का प्रयास या तोड़ा गया था, कई सवाल खड़े करता है। क्या कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं अलगाववाद को एक बार फिर भड़काने का प्रयास कर रही है, और उसके कितने दूरगामी प्रभाव जम्मू कश्मीर में नजर आएंगे? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर राजेश टंडो जी, जो चेयरमैन है पनून कश्मीर के और जाने माने सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। बड़ी तस्वीर जो निकल कर सामने आ रही है, लद्दाख के हालात हम सब उसको देख चुके हैं। 24 सितंबर को जिस प्रकार वहां पर हिंसक घटना हुई, कहीं ना कहीं उस आग में कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज क्या सियासी रोटियां या अलगाववाद की रोटियां सेकने का प्रयास कर रही हैं? कि एक कॉन्टिन्यूटी है वहाँ पे। जो पार्टीज जिसको हम मेन स्ट्रीम पार्टीज बोलते हैं, उनको मैं बहुत समय से मैं कहता हूँ कि वो आदि अलगाववादी पार्टियाँ हैं। वो ऐसी पार्टियाँ जो समझते हैं कि हमको डेमोक्रेटिक स्पेस के भीतर काम करके डेमोक्रेटिक स्पेस को सबवर्ट करना है, सेपरेटिज्म के हक में, अलगाववाद के हक में। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को लेके मैं खास तौर से ये बात कह रहा हूँ। तो उनकी प्रक्रिया जो है, पॉलिटिक्स की प्रक्रिया, उसका जो आधारभूत जो सोच है उसकी, वो ये है कि हमको डेमोक्रेटिक डोमेन के अंदर रह के एक मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या मुस्लिम स्टेट की प्रक्रिया को चालू रखना है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद पहला एक जिसको आपके आधारभूत स्तंभ एक मुस्लिम स्टेट का ध्वस्त हुआ, और रिऑर्गेनाइजेशन के कारण वो कमजोर भी हो गया, जो अंदर एक मुस्लिम स्टेट जिस तरह से फंक्शन करता था। तो उस दिन के बाद स्टेटस को एंटी आर्टिकल 370 को हटाने से पहले जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का फिर से निर्माण करना, ये वहां पे कश्मीर घाटी में एक पॉलिटिकल कॉन्सेंसस है। इस पॉलिटिकल कॉन्सेंसस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और जैसे भी सियासत इवॉल्व हो जाए, हालात का वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में एक अपॉर्चुनिटी उनको है, क्योंकि लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर वहां पे हुआ जिनको आपने यूनियन टेरिटरी दे दी, और यहाँ पे अगर आपने हमको नहीं स्टेटहुड दिया, तो इसके परिणाम है। तो एक पैरेलल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही, जिस तरह से लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में उनके नेताओं में से एक नेता ये सोनम वांगचुक कहीं कहीं पे नेपाल के साथ, अरब स्प्रिंग के साथ पैरेलल्स क्रिएट कर रहे थे। तो ये भी एक लद्दाख की सिचुएशन को एक पैरेलल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आधारभूत जो स्तंभ है अलगाववाद का, वो राजनीति वही राजनीति है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस चलाती है और पीडीपी चलाती है। समस्या ये है कि भारत सरकार में जो भी वहां पे पावर में रहा है, भारत सरकार, उन्होंने हमेशा इस राजनीति को समझा कि ये एक इंटरफेस है, ये एक तरीका है अलगाववादी को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ने का, जो सोच गलत है। इसलिए सामरिक दृष्टिकोण जो भारत का राज्य का है, वो कब का चेंज होना चाहिए था, नहीं हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेवल पे मुझे कोई दो राय नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वही राजनीति कर रही है। 47 से आज तक भारत की ही धरती पे, भारत के ही एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक व्यवस्था में एक मुस्लिम राज्य को प्रतिपादित करने की प्रक्रिया नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत रही है, अभी भी वही कर रहे हैं। एक
मूल प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूंगा। 90 के दशक में कश्मीरी पंडित का एक मास एक्सोडस, पलायन वहां से हुआ। निर्वासन का जीवन आज भी जीने को कश्मीरी पंडित एक्सोडस में मजबूर है और तब से लगातार ये हालात इतने बदले नहीं। क्या कारण है कि एक तो 13 जुलाई के जो मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वो तस्वीरें सबने देखी और जो हमारे राष्ट्र चिन्ह है उन पर आघात, हजरत बल का मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा। क्या अभी भी साइक में बदलाव कश्मीरी अवाम या फिर कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज उस साइक को बदला नहीं देनी चाहती? मैंने जितना भी ये आंकलन किया है फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट्स का और उमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट्स का आर्टिकल 370 के हटने के बाद, और ख़ास तौर से जब से ये फिर पावर में आए, मुझे कहीं पे भी ये नहीं लगता है कि इनकी बेसिक विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा में कोई परिवर्तन आया। मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले बातचीत की थी। मैंने आपको कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रॉब्लम है कि इनका कम्युनलिज्म अब इंस्टिंक्चुअल कम्युनलिज्म बन गया। ये इंस्टिंक्ट के लेवल पे ऑपरेट करता है। ये ऑर्गेनिक पर्सनालिटी का एक हिस्सा बना है। इसके बाहर वो कोई विजुअलाइज ही नहीं कर पाते हैं। वो नहीं देख पाते हैं कि भाई थोड़ा बहुत भी अलगाववाद की प्रक्रिया अगर बढ़ी, उसको प्रोत्साहन मिला, तो सीरिया जैसे हालात भी बन सकते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां पान इस्लामिक आतंकवाद को चला रही हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां ध्वस्त हो रही हैं, डिसइंटीग्रेट हो रही हैं। वो इस बात का भी संज्ञान नहीं लेना चाहते हैं कि पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान नहीं है। भले ही अमेरिका उसको खड़ा रखे या भले ही चाइना उसको खड़ा रखे, वो पाकिस्तान अंदर से चरमरा रहा है। और फिर अपनी पोजीशन को देखे कि हम, मेरे हिसाब से अगर आंकलन किया जाए कि दुनिया की सबसे एम्पावर्ड कम्युनिटीज में, मुस्लिम कम्युनिटीज में कश्मीरी मुस्लिम कम्युनिटी है। पावर के स्तर पे, पॉलिटिकल पावर के स्तर पे, एजुकेशन के स्तर पे, इकोनॉमी के स्तर पे एक वाइड स्प्रेड एक एम्पावरमेंट है। उसके बावजूद अगर कोई राजनीति चाहे कि इंस्टेबिलिटी को इनवाइट करना उनकी सियासत का, उनकी राजनीति का एक अभिन्न अंग है, तो वो अपने समाज को, अपने लोगों को खुदकुशी की तरफ ले जाते हैं। और जब आपकी राजनीति खुदकुशी वाली राजनीति हो, अपने आप को एक पॉन के रूप में ऑफर करने वाली राजनीति हो, तो उस लीडरशिप के बारे में सोचना चाहिए, उस राजनीतिक पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिनोसाइड का माहौल बनने दिया, हिंदू जिनोसाइड का। और बहुत से ऐसे तथ्य हैं कि परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से जिनोसाइड को होने दिया और बाद में एज ए फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन काम किया कि हिंदू जिनोसाइड को डिनाई कैसे किया जाए। ये 3 प्रक्रियाएं रही और इनके कारण जो कोई भी कुछ सुपरफिशियल रिश्ता इनका सेकुलरिज्म के साथ था, उन्होंने उसको खुद ही तोड़ दिया। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में दुनिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसको बिगर नेशन के लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज ने, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ने और स्टेट ने फैसिलिटेट किया कि वो पावर में रहे, मदद किया कि वो पावर में रहे। और दुनिया में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है उसने इस सारी व्यवस्था को खुद ही अंदर से ध्वस्त करने की राजनीति को चलाया। और उमर अब्दुल्ला से आप क्या पूछेंगे, ये बात कम से कम फारूक अब्दुल्ला से तो पूछनी चाहिए, तुमने ऐसा क्या क्या किया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। आज बहुत से लोग ये बात करते हैं कि ज़ेलेंस्की ने अपने आप को झोंक दिया 2 न्यूक्लियर सुपर पावर के बीच में, जो कंपटीशन है उसके बीच में, और अपने मुल्क को क्षति पहुंचाई। अपने ही लोगों को जो भलाई की तरफ जा रहे हैं, जो प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, जो बाकी सोसाइटी से एम्पावर्ड है। अगर कभी बहस इस पे होगी कि भाई कश्मीरी मुस्लिम सोसाइटी का कंपैरिजन हम बाकी इथनिक ग्रुप से करें, भारत के इथनिक ग्रुप से करें और अंतरराष्ट्रीय मुस्लिम सोसाइटी जहां जहां पे भी पाकिस्तान की सोसाइटी के साथ करें। और अगर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अभूतपूर्व प्रगति हो गई है समाज की हर एक स्तर पे, और बाद में आप देखोगे कि एक एलिनेटेड पार्टी एलिनेशन को जिंदा रखने की राजनीति अभी भी करती है, तो आप इस निष्कर्ष के पे पहुंचोगे कि वो इसमें से निकलना नहीं चाहते।
डॉक्टर चंगू, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है, आपकी मैं बेबाक राय जानना चाहूँगा कि कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज क्या आज भी एक सेकुलरिज्म का मुखौटा पहन के चल रही? आपके पास सबसे बड़ा उदाहरण है नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी का रवैया जो कश्मीरी हिंदू विस्थापन के बारे में है। अगर आप 90 से लेके आज तक फारूक अब्दुल्ला के बयानों को देखेंगे, आपको लगेगा कभी ये बोलता है कि बेचारे इनके साथ हो गया है, कभी बोलता है कि जगमोहन के कहने पे निकाला है, कभी कोई और ऐसी बात कहता है जिससे ह्यूमिलेटिंग जो हो जाता है। ये क्यों है? यही बात महबूबा मुफ्ती की है। महबूबा मुफ्ती बोलती थी कि जो रिलीफ हम देते हैं कश्मीरी हिंदू समाज के एक सेगमेंट को ही रिलीफ मिलता है, जो नौकरी नहीं, जिसको कोई नौकरी नहीं थी। तो उनका औपचारिक रूप पे बिल्कुल सेमिनार्स में उसने कहा कि इट इज एन इंसेंटिव नॉट टू रिटर्न। जो बेसिक बुनियादी बातें अगर किसी समाज जिसका जिनोसाइड हुआ है, रिलीजियस क्लींजिंग हुई है, उसके साथ उसके सस्टेनेंस की जो बेसिक बातें हैं, उन बातों पे भी आपत्ति जताए, तो वो कहां की सेकुलर राजनीति है? मुझे बताइए, अभी हाल ही में जो ये हुआ हजरत बल में, किस दृष्टिकोण से जो उन्होंने बातें की है इस सेकुलर थी? और अगर आप महबूबा मुफ्ती या उनकी पार्टी के लीडर्स के स्टेटमेंट्स देखें, और अगर आप उमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट्स देखें, आप क्लियरली कहेंगे कि ये कम्युनल स्टेटमेंट्स हैं। ये सीधा सिर्फ मुस्लिम रिलीजियस कम्युनल रिलीजियस सेंसिटिविटी की बात नहीं करते, ये हेजमनी की बात करते हैं बाय इम्प्लीकेशन। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम हो गई, सामरिक लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे इंडियन स्टेट से गलती हो गई। इन्होंने 1947 में समझा कि अगर शेख अब्दुल्ला किसी मजबूरी के कारण पाकिस्तान के साथ एक्सेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, और वो मजबूरी थी कि जिन्ना उसको नहीं मानता था, शेख अब्दुल्ला ने बहुत कोशिश की कि जिन्ना के साथ उसका कोई अंडरस्टैंडिंग बने। कश्मीर के मुस्लिम लेफ्ट ने और पाकिस्तान के लेफ्ट मुस्लिम लेफ्ट ने कोशिश की कि ये कहीं तरीके से, किस तरीके से शेख अब्दुल्ला का समझौता जिन्ना के साथ। जिन्ना ने नहीं किया इसके साथ समझौता, उसके अपने रीजंस थे, वो आज विषय नहीं है। लेकिन जब उसने एक्सेशन किया, उस एक्सेशन को भारत के राज ने कहा कि ये सेकुलरिज्म की अभूतपूर्व विजय है। एक राजनीतिक मजबूरी को और उस राजनीतिक पार्टी के विचारधारा का विश्लेषण किए बगैर उन्होंने कहा कि ये सेकुलर पार्टी है, और इसके सेकुलरिज्म की दुहाई देने लगे। ये एक सामरिक लेवल पे प्रॉब्लम हो गई, स्ट्रेटेजिक लेवल पे प्रॉब्लम हो गई। हमने कश्मीर घाटी में कश्मीरी मुस्लिम कम्युनलिज्म को सेकुलरिज्म की एक संज्ञा देके इसको क्रेडिबिलिटी दे दी। वो सिलसिला चला, और वो सिलसिला चला, उसके क्या पिटफॉल थे वो आपने देखा है। 75 में शेख अब्दुल्ला को लाया, कश्मीरी मुसलमानों ने भी इसका अपोजिशन किया कि भाई इसको इलेक्शन के थ्रू लाओ, इसको इस तरह से इम्पोज करके नहीं लाओ। लेकिन उसके बावजूद जब ये हो गया, और 75 में पावर में आने के बाद 10 साल में अलगाववाद का तूफान कश्मीर में खड़ा हुआ, और जिसका क्लाइमैक्स था कि सब कुछ इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन हो गई थी, और फारूक अब्दुल्ला चला गया। फारूक अब्दुल्ला ने बोला आप करो क्या करना है। फिर जब नए सिरे से फिर से डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एस्टैब्लिश करने की बात की गई, तो एक और स्ट्रेटेजिक सुसाइड इंडियन स्टेट ने किया। उन्होंने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही राजनीति करने वाली एक और पार्टी को खड़ा किया जाए, तो उससे आपस में टकराव बढ़ेगा, उस टकराव के कारण नेशनलिस्ट स्पेस निकलेगी। उन्होंने ये नहीं समझा कि पीडीपी को इंट्रोड्यूस करने की प्रक्रिया में अगर वो कहीं पे इंटरेस्टेड हैं, कहीं पे उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, इससे नेशनलिज्म के लिए स्पेस नहीं बनेगी, बल्कि कॉम्पिटिटिव सेकुलरिज्म के कारण, कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म के कारण कम्युनल प्रोसेसेस इंटेंसिफाई हो जाएंगी, सेपरेटिज्म डीपन हो जाएगा, और नेशनलिस्ट स्पेस कम हो जाएगी। मैं उसी पे आना चाहूंगा, बिल्कुल आप पे मैं आपकी बेबाक राय एक बार फिर जानना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि कश्मीर में जो एक नैरेटिव सेट किया गया, या फिर सेकुलरिज्म का सो कॉल्ड जो मुखौटा पॉलिटिकल पार्टीज ने पहना हुआ है, ये जो कहा जा रहा है, उसके बरक्स जम्मू संभाग या फिर जो राष्ट्रवादी
वॉइसेस हैं उनको उस तरीके से एड्रेस नहीं किया गया सरकार की तरफ से इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए, और कहीं ना कहीं वो एलिमेंट्स जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, आज कहीं ना कहीं डिस्करेज होते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये जो आपने प्रश्न उठाया है, ये मैंने दो तो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स कही ना आपको, ये तीसरी मिस्टेक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है। तीसरी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक में यह है कि अगर स्टेट ऑफ इंडिया समझता है कि जो वो कंप्रोमाइज मुस्लिम कम्युनलिज्म के साथ करता है, उस मुस्लिम कम्युनलिज्म को सेकुलरिज्म का लबादा पहनाने के लिए एक राष्ट्रवादी दायित्व जम्मू कश्मीर की माइनॉरिटीज को है। जो ही उन्होंने ये पर्सपेक्टिव किया कि उनको जो वो कंप्रोमाइज करेंगे, जो वो समझौता करेंगे सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स के साथ या कम्युनल पॉलिटिक्स के साथ, उसको छुपाने का या उसको सेकुलर लबादा पहनाने का काम हिंदुओं को करना है। और हिंदुओं की औकात उतनी ही है, उसके अलावा औकात नहीं है, तो एक विषम परिस्थिति का निर्माण होता है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार को, मैं सिर्फ कम्युनल पर्सपेक्टिव में बात नहीं करूंगा, मुसलमानों में मैं समझता हूं कि मुसलमानों में भी जिन्होंने काम किया है देश के लिए, ऐसे जितने भी लोग कश्मीर या बाकी जगह पर, भारत सरकार को अपनी कैपेबिलिटी टू ओन नेशनलिस्ट्स, जो राष्ट्रवादी शक्तियां उनको आलिंगन में लेना, उनके साथ आत्मसात करना, उनको बुलाना और उनको बोलना कि आपकी जरूरत है, आप एक्सपेंडेबल नहीं हो आप, तो वो प्रक्रिया का निर्माण नहीं हुआ। इसलिए साइकोलॉजिकली क्या हुआ है कि सबसे ज्यादा जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है इस वक्त वो राष्ट्रवादी शक्तियों में, क्योंकि वो बार बार देखते हैं भारत का राज्य अंतोगत्वा अलगाववाद के साइड पे किसी न किसी कारण से खड़ा होता है। ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी को मालूम है कि अभी तक उनका ब्लैकमेल चल रहा है। तो सीबीएम्स विद द राष्ट्रवादी ताकतों की जरूरत है। बिल्कुल। देखिए, ये दिखाना, सिर्फ दिखाना नहीं, किसी और को दिखाने के लिए, ये दिखाना राष्ट्रवादी शक्तियों को, यार हम आपके बलबूते पे जम्मू कश्मीर को चलाएंगे, बिना किसी मजहब मिलत के, बिना किसी कम्युनल डिस्कस। देयर आर बहुत सी ऐसी बातें नेशनल कॉन्फ्रेंस कह सकता है भारत सरकार को कि भाई आपने गलती की, हम क्या करते। जैसे रुबिया सईद को छोड़ा, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने वो कहेंगे आप जब भी हम कुछ राष्ट्रवादी करते हैं आप तो पीछे हटते हो, आप तो उनके साइड खड़ा होते हो। ये प्रॉब्लम इसलिए है कि अगर हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी कुछ लोग हो जो बोले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत को चेंज होना है, एक डायरेक्शन लेनी है, दूसरी डायरेक्शन लेनी है, फिर वो देखते हैं भारत के राज्य का रवैया, तो फिर तो वो भी अपना सिर पीटेंगे ना, क्या करेंगे इनके साथ। पीडीपी को नरिश करना, ये तो माथा पीटने वाली ही बात थी ना, इससे कुछ हुआ, इससे तो हालात ही खराब हो गए। अब पीडीपी जैसे बहुत से एक्टर्स वहां पे, वो बोलते हैं हम भी हैं। तो कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म और कॉम्पिटिटिव सेपरेटिज्म को खत्म करने की प्रक्रिया का जो आधारभूत स्तंभ है वो ये है कि भारत सरकार डिमॉन्स्ट्रेटिवली कमिटमेंट के साथ दिखाया कि वो राष्ट्रवादी शक्तियों के साथ खड़ी है। डॉक्टर जंगू, महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि शतरंज की बिसात कश्मीर, जम्मू कश्मीर में लग चुकी है और हर कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज अपने दाव पेच खेल रही हैं और केंद्र सरकार के साथ कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स भी देखने को मिली है, खासकर उमर अब्दुल्ला के इस बयान को लेकर। कुछ और भी चीजें हैं वो हम आने वाले समय में आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर कहीं ना कहीं आड़े हाथों लेना और लद्दाख जैसे सिचुएशन जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स नजर आ रही है, बिल्कुल संक्षेप में जानना चाहूंगा। वही प्रक्रिया चल रही है जो प्रक्रिया 47 से चल रही थी, तशक्कुस, कश्मीरी तशक्कुस। और वो कश्मीरी तशक्कुस बेसिकली कम्युनल तशक्कुस की बात करते हैं, वही प्रक्रिया अभी भी चल रही है। लोगों को ये कहना कि हिंदुस्तान अगर यहाँ पे प्रोसेसेस लाएगा, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस लाएगा, इससे आपके आइडेंटिटी को खतरा है। ये अशोक चक्र को लेके इस बात को तोड़ने का सबसे ज्यादा विरोध तो उमर अब्दुल्ला का करना चाहिए था, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है और उसको ये भी मालूम था कि जब ये इनॉग्रेट वहां पे हुआ, वहां की पूरी क्लर्जी ने, रिलीजियस लीडर जो हजरत बल्कि ने इसका स्वागत किया। और अगर वो ये बोलते हैं कि भाई जम्मू भारत के किसी भी पार्ट में सॉवरेंटी के सिंबल्स को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया जा सकता फॉर रिलीजियस रीजन, तब तो ये बड़ी सीरियस बात है। तब तो
दे आर टॉकिंग अबाउट पॉकेट्स जहां पे सॉवरेनिटी लिमिट हो जाती है विद इन द स्टेट. दे आर टॉकिंग अबाउट स्टेट विद इन स्टेट, स्टेट्स विद इन स्टेट. तो ये मामूली घटना नहीं है, सिर्फ नारेबाजी वाली घटना नहीं है. अगर भारत के राज्य में भारत की प्रभुसत्ता या संप्रभुता के जो विषय हैं, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिंबल्स हैं, उनको किसी भी कोने में दिखाने की मनाही है, तो फिर हम किसी और हम मल्टीपल नेशंस का निर्माण कर रहे हैं. ऐसा नहीं हो. डॉक्टर शंकु, बहुत बहुत स्वागत, आप शुक्रिया, आपने कश्मीर की राजनीतिक गलियारों पर परिप्रेक्ष्य में आपने बात की और अपना कीमती समय निकाला हमारे स्टूडियो में. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.